नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। जैसा कि आपको पता है, हम लोग पेट की परीक्षाओं की तैयारी के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट विषय हैं उन सबको 1 बाय 1 कवर करते हुए चल रहे हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी हमने कवर कर लिया है, जनरल अवेयरनेस का कुछ ना कुछ टॉपिक करते हैं। और दोस्तों, आज है आपका संडे, आपको पता है आप वीडियो देख रहे हैं, आज आपका क्विज भी होगा। हिस्ट्री और पॉलिटी में जितना मैंने पढ़ाया उसमें से मैं आज आपको थोड़ा थोड़ा क्विज भी दूंगी, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से होती रहे। ठीक है, और ऐसा आप में से कई लोग कंटिन्यूअसली मुझे टेलीग्राम पे बोलते रहते हैं क्विज कराइए, कमेंट में भी बोलते रहते हो आप लोग। तो क्विज हम लोग स्टार्ट कर देते हैं संडे को, और ऐसे ऑल्टरनेट डेज में डिसाइड कर लेंगे और हम लोग क्विज भी कराएंगे। ठीक है, आज देखिए दोस्तों, मैं आपको नई चीज पढ़ाने हैं कि आप लोग लगातार बोलते रहते हैं मैम साइंस भी करा दीजिएगा, मैम साइंस भी करा दीजिएगा। तो आज से हम लोग साइंस भी अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, साइंस से पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स थोड़ा छोटा भी है और आपका जल्दी से कवर हो जाएगा। 5 अंक का पेट में आपको पता है क्या है? विज्ञान। 5 अंक का क्या है? साइंस। ठीक है, साइंस आपका कितने अंकों का है? पेट में 5 अंकों का है। क्योंकि मैंने बहुत चीज़ बार बताई एक चीज़ आपको कि जब नंबर के हिसाब से उस हिसाब से पढ़ाई करिएगा। ग्राफ एंड टेबल्स की आप लोग प्रैक्टिस डेली कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो मुझसे आप बताइए, मैं आपको प्रैक्टिस सेट दूंगी, लेकिन आप करिए। ठीक है, उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस जो पढ़ा रही है वो पढ़ते हुए चलिए, अच्छे से उसके नोट्स बना लीजिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे जो हिस्ट्री पॉलिटी मैंने पढ़ा दिया, सबको पढ़ लिया है आप लोगों ने। न्यायालय का उच्चतम न्यायालय का कब रिटायर होता है जज, उच्च न्यायालय का जज कब रिटायर होता है, और भी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आर्टिकल कौन सा किस संबंधित है, सब पढ़ लिया है आपने ना। नहीं पढ़ा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी है, वहां जाकर जरूर पढ़ लीजिए। ठीक, हम लोग अब बात आज दोस्तों करेंगे फिजिक्स की। किसकी बात करेंगे? फिजिक्स की, यानी कि भौतिक विज्ञान। नाम से पता चलता है फिजिक्स यानी कि हम क्या चीज यहां पढ़ेंगे बताइए? फिजिक्स यानी कि भौतिक, फिजिकल। फिजिकल यानी कि बाहरी चीज, जो भी बाहर चीज होती वो, यानी कि आपको इसमें पता चलेगा। जैसे हमने कोई चीज आपको दिखाई, ये पेन ही दिख रही है आपको, इसकी अगर फिजिक्स के बारे में पूछा जाए, अगर आपसे केमिस्ट्री पूछूंगी तो क्या करोगे आप? इसके अंदर जो केमिकल यूज हो रहा होगा जिससे ये नीला लिख रहा है, आप वो बताओगे। लेकिन अगर आप फिजिक्स से पूछेंगे तो क्या बताओगे आप? सिलेंड्रिकल शेप में है और लेंथ कितनी है, डायमीटर देख के इसका वॉल्यूम बता दोगे, है ना? यही करोगे ना, इसका डायमीटर देखोगे, इसकी लेंथ देखोगे, कितना इसकी विड्थ है, क्या चौड़ाई है, क्या लंबाई, यही बताओगे। तो भौतिक से एक चीज समझ जाओ आप कि भौतिक यानी कि फिजिकल, फिजिक्स, उससे हम हमेशा फिजिकल अपीयरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भौतिक विज्ञान की यानी कि फिजिक्स की, तो एक ही चीज दिमाग में आती है, वो क्या आती है? माप करना, मेजरमेंट, है ना? माप की, मापन। तो फिजिक्स में सबसे पहला टॉपिक कौन सा होगा दोस्तों? मापन। और इसमें से प्रश्न आते हैं, ऐसा नहीं कहूंगी इसमें से प्रश्न नहीं आते हैं, कई बार परीक्षाओं में आते हैं। मापन यानी कि मेजरमेंट। मैंने भी उदाहरण दिया ना आपको इस पेन का ही, ये पेन का, मैं पेन को पूछूंगी ना तो आप तुरंत कहोगे, मैं पूछूंगी इस पेन के बारे में बताओ फिजिक्स के टर्म्स में, तो तुरंत कहोगे मैम कितनी लंबी लाइए मेजर कर लें, लंबाई बता दोगे मुझे, मैम ये इतनी लंबी है, ये इतनी, इसकी डायमीटर इतना है, मापन कर लिया आपने और बता दिया। केमिस्ट्री पूछती तो आप कहते हैं इसके अंदर लिक्विड जो है उसका नाम बताते मुझे, और बताते इसी वजह से ब्लू लिख रही है। ठीक है, बायो यहाँ पे नहीं हो रही है। तो मापन के बारे में पहले हम बात करेंगे। मापन में दोस्तों क्या है? मेजरमेंट है, यानी कि आप हर चीज को मेजर करते हो, उसकी एक यूनिट होती है। भाई किसी चीज को मैंने बोला, इसको हमने पेन को कहा, पेन कितनी है तो आप बताओगे 7 क्या? 7 सेंटीमीटर, 7 मीटर, 7 इंच, कुछ बताओगे ना यूनिट। तो वही चीज मेजरमेंट में सबसे जरूरी होती है, वो क्या है? यूनिट। सबसे जरूरी चीज क्या है मेजरमेंट में? यूनिट। भाई मैंने इसको कह दिया ये कितना है, आपने कहा 7 किलो, 7 है, 7 किलो, 7 किलो तो नहीं है, तो 7 किलो क्या चीज होती है? 7 किलो मेजर वाली चीज होती है। जैसे आलू वगैरह आपका किलो में होता है ना? इसका वेट कितना होगा? इसका वेट तो बहुत कम होगा, वेट होगा। तो यही मैं बताना चाह रही हूँ कि मेजरमेंट यानी कि मापन की एक यूनिट होती है। उस यूनिट से आप जान जाते हो कि लेंथ बताई जा रही है, ब्रेड्थ बताई जा रही है, एरिया बताया जा रहा है, या फिर वेट, जो भी वेट बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, आप उसे समझ जाते हो। इसी चीज में अगर आप बात करोगे ना दोस्तों, मापन के ही टर्म्स में, मेजरमेंट के टर्म्स में, तो एक चीज होती है एसआई यूनिट। क्या होती है? एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। ये क्या होती है दोस्तों? ये बेसिकली 7 होती हैं। कितनी होती हैं ये? 7 होती हैं। और ये क्या है दोस्तों? ये जो इंटरनेशनल बोल रही हूँ ना, ये पूरे इंटरनेशनल आप कहीं भी जाओगे वो वही यूनिट रहेगी। जैसे लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है? लेंथ की एसआई यूनिट दोस्तों आपकी होती है मीटर। ठीक है, लेंथ की एसआई यूनिट क्या है? मीटर। लेंथ यानी कि लंबाई, तो लंबाई की एसआई यूनिट मीटर। ऐसे हमसे पूछ लिया जाए मास, मास की एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। और ये एसआई यूनिट है। ठीक है, बाकी तो आपको पता है कि आप ग्राम भी बताते हो, कुछ और भी बताते हो, पाउंड में बताते हो, लेकिन एसआई यूनिट मास की क्या है? किलोग्राम है। टाइम की एसआई यूनिट क्या है? टाइम की एसआई यूनिट है
सेकेंड, क्या है, सेकेंड है। फिर क्या है दोस्तों, करंट, करंट की क्या है, विद्युत धारा की एसआई यूनिट क्या है, साथ बताने मुझे, एम्पियर, क्या है, एम्पियर। और क्या है आपके पास, टेम्परेचर, टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन है, क्या है, केल्विन, ठीक है, एसआई यूनिट केल्विन है। उसके बाद होगी इंटेंसिटी, हाँ, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये प्रकाश से कुछ नाम मैं बता देती हूँ अभी आपको, इसका हिंदी में नाम क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, हिंदी में बोलते हैं इसे, हिंदी से मैंने लिखा नहीं है, कैंडेला, ल्यूमिनस इंटेंसिटी उसकी है, समझ लीजिए प्रकाश की मात्रा के लिए है, कैंडेला, क्या है, कैंडेला यूनिट, एसआई यूनिट है ये। और एक लास्ट में आपका है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, वो किस में होती है दोस्तों, वो आपकी मोल में है, किस में है, मोल में है। तो 1 2 3 4 5 6 7, ये आपकी 7 एसआई यूनिट हैं, ठीक है। समझ में आ गया, मैंने शुरू में आपको बता दिया कि मापन की क्या जरूरत होती है। भाई मापन, आपने फिजिक्स में कोई चीज़ पूछी जाएगी तो आप तुरंत ये बताओगे, मैंने कहा इस ब्लैक बोर्ड पे खड़ी हूँ, तो आप तुरंत ब्लैक बोर्ड में कुछ देखोगे तो क्या देखो, कितना लंबा कितना चौड़ा है। लेकिन अगर आप यूनिट नहीं बताओगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा। आपने बोल दिया मैम, मैंने पूछा है कितने का है ये ब्लैक बोर्ड, कितना लंबा है, चौड़ा है, तो आप बता दो 4/7, 4×7 क्या, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, किस में है आप बताओगे, तभी ना हम बना पाएंगे, तभी जान पाएंगे। इसीलिए मेजरमेंट में यूनिट सबसे जरूरी चीज है। एसआई यूनिट 7 होती है, मैंने बता दिया आपको, लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल है, ठीक है। और भी कुछ यूनिट्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कई बार सीधे एग्जाम्स में आपसे यूनिट पूछ ली जाती है, इसकी यूनिट बताइए क्या होगी, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है प्रेशर की यूनिट क्या है, प्रेशर यानी कि दाब, दाब की यूनिट क्या है, तो दाब की यूनिट दोस्तों पास्कल होती है, क्या होती है, पास्कल, हिंदी में पास्कल, ठीक, दाब की यूनिट, प्रेशर की यूनिट। ऐसे ही साउंड की पूछी जाए, बहुत बार आई है, ध्वनि की यूनिट क्या है, तो ध्वनि की यूनिट, ध्वनि को किस में मेजर किया जाता है, डेसिबल में, किस में, डेसिबल में, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा जाए वेवलेंथ की क्या यूनिट है, तरंग दैर्ध्य बोलते हैं आप लोग शायद हिंदी में ना, तरंग दैर्ध्य, उसकी क्या होती है वेवलेंथ की, एंगस्ट्रॉम, क्या है यूनिट, एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम यूनिट है, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा जाए हीट की क्या है यूनिट, तो आप बता दोगे कैलोरी, हीट की क्या है यूनिट, कैलोरी है, हीट की कैलोरी है। और फ्रीक्वेंसी की क्या है, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज है, क्या है, हर्ट्ज, HZ है ना, लिखते हो ऐसे, हर्ट्ज, इसकी क्या है, कैलोरी। ये मैं आपको बता रही हूँ कि परीक्षाओं में कई बार पूछा गया, आपने देखा होगा। अच्छा फोर्स की भी देख लेते हैं क्या है, फोर्स की क्या है, फोर्स की यूनिट होती है दोस्तों न्यूटन, किस में मेजर करते हैं इसको, न्यूटन में, फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं बता दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि फोर्स को न्यूटन में क्यों मेजर करते हैं, ठीक है। प्रेशर की पास्कल है, साउंड की डेसिबल है, वेवलेंथ की एंगस्ट्रॉम है, हीट की कैलोरी है, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज है और फोर्स की न्यूटन है। समझ में आ गई इतनी यूनिट्स। अब एक दो चीजें और यहां बता देती हूं। एक आपने सुना होगा लाइट ईयर, सुना है, लाइट ईयर। अब कई बार प्रश्न में सीधे ये आता है कि लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है। ईयर देख के आप सोचते हो कि समय की होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइट ईयर जो होती है वो यूनिट किसकी है दोस्तों, प्रकाश वर्ष इसका नाम होता है हिंदी में, और ये डिस्टेंस की यूनिट है। ये एक साल में जो प्रकाश द्वारा दूरी तय की हो गई होती है उसे बताता है। एक साल में प्रकाश के द्वारा तय की गई दूरी को मेजर करता है। कई बार सीधे प्रश्न यही आया है कि लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है, तो आपको टाइम, डिस्टेंस, स्पीड सब दिया होगा, वहां क्या मारोगे, लाइट ईयर डिस्टेंस को मेजर करता है, दूरी को मेजर करता है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू कितना होता है दोस्तों, 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। देखिए यूनिट बहुत जरूरी है, आप लोग एग्जाम्स में करते रहे होंगे, मुझे पता है। मैं हम लोग क्या करती थी, मीटर मत लिखो, यूनिट मत लिखो, तो खट से नंबर काट के वहां दे देती थी, है ना। तो यूनिट बहुत जरूरी होती थी लिखना। ये हो गया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं एक दो चीजों की, क्योंकि वो भी कई बार आपको यूनिट्स पूछी आती है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10 टू द पावर -9 मीटर, ठीक है। ऐसे ही 1 पिकोमीटर, PM, ये लिखा होता है किसके बराबर होता है, 10 टू द पावर
12 मीटर। 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 1 मिलीमीटर बराबर होता है 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। और 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है? माइक्रोमीटर 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर। कई बार ये सिंबल में नहीं आएगा, पूछा जाएगा 1 नैनोमीटर बराबर किसके होता है? 10 टू द पावर माइनस 9 के, 10 टू द पावर माइनस 10 के, 10 टू द पावर माइनस 6 के। तो 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर के। 1 पिकोमीटर किसके बराबर है? 10 टू द पावर माइनस 12 मीटर के। 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है? 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर के। और 1 माइक्रोमीटर 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर के। ठीक है, इतनी चीजें आपको यूनिट में समझ में आ गई। यूनिट में इतना ही आएगा, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं आना है। बहुत चीजें मैंने आपको यूनिट में पढ़ा दी हैं। हम लोग अब आगे चलते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत इंटरेस्टिंग भी है ये। वो क्या है दोस्तों? वो है आपका मोशन। क्या है? मोशन। मोशन यानी कि क्या होता है? मोशन यानी कि मूवमेंट, मूवमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं, मोशन। मोशन, ठीक है। मोशन में पहले हम क्या देखेंगे दोस्तों? देखिए, मोशन से पहले हम एक चीज जान जाते हैं। 2 क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है। एक होती है आपकी आदिश राशि और एक होती है आपकी सादिश राशि, ठीक है। उसको इंग्लिश में एक को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी, आदिश राशि, और एक आपकी क्या होती है? सादिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। ये दोनों कौन सी क्वांटिटी है भाई? देख लेते हैं। देखिए, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? वैल्यू, यानी कि सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ऐसी चीजें जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू होती है, वो स्केलर क्वांटिटी होती हैं। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। वो चीजें क्या होती हैं आपकी? वेक्टर क्वांटिटी। जैसे स्केलर क्वांटिटी में आता है आपका स्पीड, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या आता है? वेलोसिटी, है ना। स्केलर क्वांटिटी का उदाहरण क्या है? स्पीड, और इसका क्या है? वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? स्पीड में सीधे आपका क्या होगा? लिखा होगा 50 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन बताई होगी। 50 किलोमीटर पर आवर ईस्ट जो भी होगी वो क्या होगा? वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी और इसमें समझ में आया स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस है। स्केलर क्वांटिटी में खाली मैग्नीट्यूड होता है, खाली वैल्यू होती है, और वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है? मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशा भी बताई गई होती है, डायरेक्शन भी बताया गया होता है, ठीक। जैसे वेलोसिटी है, ऐसे एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सब क्या है? जैसे यहाँ पे होता है एक चीज डिस्टेंस। डिस्टेंस सुना होगा ना आपने। मैंने कहा इस पॉइंट से इस, जैसे यहाँ से यहाँ कोई गया और यहाँ से यहाँ कोई गया, ठीक। मैं कहूँगी इसका जरा डिस्टेंस बताओ, A B C का डिस्टेंस बताओ। तो आप क्या करोगे? 4 और 3 ऐड करके मुझे बता दोगे कि डिस्टेंस इसकी क्या है? 7 है। मैं अगर पूछूं डिस्प्लेसमेंट इसका बताइए, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं आप? ये निकालेंगे, ये एरिया जो होगा ये डिस्प्लेसमेंट आपका होगा, ये दोनों से, ठीक है। समझ में आ रही बात? कि इसमें जो होगा स्केलर क्वांटिटी में खाली मैग्नीट्यूड होगा, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा? मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। फॉर्मूला देखना हो देख लीजिए, वैसे कहीं पूछा नहीं जाएगा और मुझे लगता है आप में सबको आता भी होगा। स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम एक्सेलरेशन कितना होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ बटे टाइम, ये क्या होता है आपका? एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है आपकी? जिनके पास खाली मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं, डायरेक्शन भी होता है। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसकी? न्यूटन्स के लॉज की बात करेंगे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैंने आते ही कहा था ना, मोशन के बारे में आज पढ़ेंगे जरूर। जितना मोशन होता है पूरा खत्म कर लेंगे, बस क्लास एंड हो जाएगी। मोशन से समझ में आ रहा होगा, मोशन यानी कि मूवमेंट। तो जो मूवमेंट था ना, उसको लेकर न्यूटन ने 3 लॉज दिए। कौन कौन से लॉज थे? न्यूटन के 3 लॉज थे। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। एक
फर्स्ट लॉ था, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ। तो न्यूटन ने कितनी लॉज दी? 3 नियम दिए उन्होंने मोशन के, गति के 3 नियम दिए, ठीक है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्या क्या था देख लेते हैं और उससे क्या क्वेश्चन आता है ये भी देखते चलेंगे साथ के साथ। पहले मोशन से, पहले लॉ में उन्होंने कहा कि कोई बॉडी अगर अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही है, सीधी रेखा में मूव कर रही है, तो वो वैसे ही मूव करती रहेगी जब तक उसको एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं दिया जाएगा, है ना। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी मोशन में है लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में है, तो वो तब तक अपना सब कुछ चेंज नहीं करती है जब तक एक्सटर्नल कोई फोर्स उस पर एक्ट करता है। व्हेन अ बॉडी, फर्स्ट मोशन जो इंग्लिश में है वो यही है, व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट और इन अ यूनिफॉर्म मोशन, its direction is not changed unless and until it is forced, it is accomplished by some external force, ठीक है। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक क्या होगा, जो पहला आपका लॉ है वो क्या करेगा, मतलब सॉरी पहला लॉ बोल रही हूँ, जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा क्या होगा, बॉडी में कोई चेंज नहीं होगा। जैसे कि इसका उदाहरण, इसके क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं आपसे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। अच्छा इसको एक और बोलते हैं, इसका नाम भी सुन लीजिए कि पूछा जाता है कि न्यूटन का कौन सा लॉ है, ये लॉ ऑफ इनर्शिया। ये पूछा जाता है कि लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा है, तो आप बताएंगे न्यूटन का जो पहला लॉ है वही लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। जड़त्व का लॉ की जो भी हिंदी होती हो, मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी लॉ की हिंदी, नियम, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम वो क्या होती है, पूछा जाता है आपसे लॉ ऑफ इनर्शिया कौन सा है, तो लॉ ऑफ इनर्शिया आपका पहला लॉ है, ठीक है। पहला लॉ समझ में आ गया। कोई बॉडी रुकी हुई है अगर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है तो तब तक वैसे ही रहेगी जब तक उसे बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं ही यहाँ खड़ी हूँ तो मैं यहाँ तब तक खड़ी रहूँगी तो मुझे कोई धक्का नहीं देगा, लेकिन अगर मुझे किसी ने बाहर से धक्का दे दिया तो क्या होगा, मैं गिर जाऊंगी, है ना। तो यही बात उन्होंने समझाई थी, इसको बताया था कि पहला लॉ है। इसका जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, पूछा जाता है कि एक कार है या ट्रेन है, कोई भी है, वो सडनली मान लीजिए स्टॉप होती है, एकदम से रुकती है, तो क्या होता है, पैसेंजर सारे क्या होंगे, आगे आ जाएंगे, ठीक है। कोई कार है या ट्रेन है अगर वो एकदम से रुकती है तो क्या होगा, सारे पैसेंजर्स आगे आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपको दिया रहेगा कि व्हेन अ कार और ट्रेन सडनली स्टॉप्स ऑल पैसेंजर्स बेंड फॉरवर्ड, आगे आ जाएंगे, ये किसकी वजह से, तो आप बताओगे ये किसकी वजह से है, ये न्यूटन के पहले लॉ की वजह से, पहले लॉ ऑफ मोशन की वजह से। ये मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में आया है। कार या ट्रेन सडनली स्टॉप होती है, रुकती है, तो क्या होगा, सारे पैसेंजर्स क्या होंगे, आगे आ जाएंगे, मूव फॉरवर्ड। ये किसकी वजह से है, ये आपके लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से है। सेम इसी का रिपीटेड उल्टा क्वेश्चन पूछा जाए, कार या ट्रेन सडनली स्टार्ट हो जाती है तब क्या होगा, कार या ट्रेन अगर सडनली स्टार्ट हो जाएगी तब क्या होगा आपका, पैसेंजर्स पीछे हो जाएंगे, है ना, पैसेंजर्स मूव बैकवर्ड, ठीक। अगर कार या ट्रेन सडनली स्टार्ट होगी तब क्या होगा, सडनली स्टार्ट होगी तब क्या होगा, पैसेंजर्स मूव बैकवर्ड, पैसेंजर्स कहाँ जाएंगे, बैकवर्ड मूव करेंगे। ये सब किसकी वजह से, लॉ ऑफ इनर्शिया। देखिए दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो ये पूछा जाएगा आपसे किसकी वजह से, तो आप बताओगे लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से, या फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से। या आपसे ये पूछा जाता है कि कार या ट्रेन एकदम से रुकी हुई है, सडनली स्टार्ट हो जाती है तो क्या होगा, तो पैसेंजर्स क्या होंगे, पीछे की तरफ जाएंगे। रुकेगी तो आगे आते हो ना, ब्रेक मारते तो क्या होता है, आगे आते हो, और अगर गाड़ी एकदम से स्टार्ट होती है आप पीछे जाते होते हो ना। करके देखना, अगर नहीं याद आया तो करके देख लेना, ठीक है। एक और क्वेश्चन क्या यहाँ से आता है, कई बार आया है कि जो कारपेट वगैरह होती है आपके घर में गंदी होती है, तो वहाँ क्या करते हैं, ऐसे ऐसे हम डंडी से पीटते हैं उसको, कारपेट को, तो बहुत ढेर सारी धूल निकलती है ना, डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाते हैं। ये भी किसकी वजह से है, लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से। देखिए मैं उदाहरण इसलिए बता रही क्योंकि ये उदाहरण आने नहीं है यहाँ पे कि लिखने आने, आपको आप कोई साइंस का एग्जाम देने जाओगे वहाँ पे एग्जाम में लिखने को आएगा। ये क्वेश्चन सीधे आता है कि अगर आपने एक कारपेट लिया है या ब्लैंकेट लिया है और वो गंदा है, उसको आप स्टिक से मार मार के उसकी धूल हटाते हो तो वो किस वजह से होता है, तो वो किसकी वजह से होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व के नियम की वजह से, या फिर न्यूटन्स के पहले लॉ की वजह से। इसको भी लिख दूं या समझ में आ गया, व्हेन ब्लैंकेट डस्ट इज रिमूव्ड, ब्लैंकेट की डस्ट कैसे रिमूव होती है, बाय स्टिक, स्टिक के द्वारा जब इज रिमूव्ड
व्हेन बीटन बाय स्टिक, जब पीटा जाता है तभी तो रिमूव होगी। व्हेन बीटन बाय स्टिक। अब देखिए तीनों उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तीनों उदाहरणों को पूछा जाए एग्जाम में तो आप क्या बताओगे? टाइम। इन तीनों उदाहरणों को बताओगे तो क्या होगा? वो आपका लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से या फिर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की वजह से। ठीक है, अब हम देख लेंगे जल्दी से न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन देखिए मैंने बताया ना, न्यूटन ने पहला लॉ क्या दिया? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या चलने लगी है, यूनिफॉर्म मोशन में है, जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं दिया जाएगा वो क्या होगी? चेंज नहीं होगी। दूसरा इन्होंने न्यूटन लॉ बताया F इज इक्वल्स टू एम ए। क्या लॉ बताया दूसरा? F इज इक्वल्स टू एम ए। F इज इक्वल्स टू एम ए। ये क्या होता है दोस्तों? F इज इक्वल्स टू एम ए क्या है? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि किसी भी मास में जब बदलाव आएगा तो वो क्या चीज होगी? आपकी फोर्स होगी, है ना। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ और मुझे कोई धक्का देता रहे लेकिन मैं हिल ही ना पाऊँ तो उसका मतलब क्या? उसके फोर्स का कोई इफेक्ट है? नहीं। जब तक उसका फोर्स मेरे मास को यहाँ से यहाँ खिसकाना है तब तक क्या है? तभी उसका फोर्स इफेक्टिव है ना। आप किसी जगह ताकत लगाए हो, दीवार में आप ताकत लगाओ कितनी भी लगाओ लेकिन ये खिसकेगी नहीं, तो कोई फोर्स नहीं है। फोर्स तब होगा जब आप क्या करोगे? उसको मूव कर लोगे, थोड़ा सा खिसका लोगे, कुछ चेंज करोगे। तो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये आपका दूसरा लॉ था। यहीं से एक टर्म और आएगा दोस्तों, वो है मोमेंटम। क्या है उसका नाम? मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। यहां से एक क्वेश्चन आता है, आता परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि एक क्रिकेटर है वो तेजी से कैच लेना चाह रहा है बॉल को, तेजी से बॉल आ रही है लेकिन उसके हाथों में चोट ना लगे इसके लिए वो क्या करता है? अपने कैच को क्या करता है? अपने हाथ को क्या करता है? थोड़ा पीछे कर देता है। तो पीछे करने से क्या होगा? पीछे करने से टाइम बढ़ जाता है। टाइम बढ़ने से क्या होगा? मोमेंटम कम हो जाएगा और मोमेंटम कम होते ही क्या होगा? हाथों में चोट कम लगेगी। तो अगर ये चीज पूछी जाए आपसे कि जब एक क्रिकेटर होता है वो कैच करने के लिए तेजी से बॉल जो आ रही है उसके लिए अपने हाथ को पीछे कर लेता है, नीचे और कर देता है टाइम बढ़ाने के लिए, तो किसकी वजह से? कि मोमेंटम क्या हो जाए? मोमेंटम आपका कम हो जाए। मोमेंटम कम हो जाएगा तो हाथ में चोट नहीं लगेगी। एक और क्वेश्चन था। न्यूटन का तीसरा लॉ देख लेते हैं दोस्तों। न्यूटन का तीसरा लॉ क्या है? तीसरा लॉ है आपका दोस्तों इंग्लिश में, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हर काम को जितना आप काम करोगे उसका सेम, इक्वल और ऑपोजिट हमेशा रिएक्शन होता है। जैसे कि आपने मान लीजिए बंदूक ली और बंदूक की गोली जब मारे, ये उदाहरण है इसका और हमेशा आता है, रिबॉन्डिंग ऑफ कॉय, इसका गन। इसमें क्या होता है दोस्तों? आपने बंदूक में जब गोली मारी तो जितनी तेजी से गोली आगे जाती है उतनी तेजी से आपके कंधे पर जर्क भी लगता है, जर्क फील होता है आपको। ठीक है, तो क्या होगा? टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। रॉकेट की अगर बात कर ले, रॉकेट तेजी से ऊपर कैसे चला जाता है? क्योंकि जितना धुआं, जितना उसकी गैस पीछे की तरफ आती है उतना ही उसको पुश मिलता है आगे जाने का। तो जितना पीछे मतलब उसने एक्शन दिया उतना ही उसको इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन मिलता है और वो रॉकेट ऊपर आपका चला जाता है। ठीक है, तो दो उदाहरण यहाँ पे होते हैं। एक उसको बोलते हैं बंदूक वाला उदाहरण जिसमें आपको जर्क मिलता है। पूछते हैं कि जब बंदूक की गोली लगाते हैं तो हाथ में जर्क क्यों मिलता है, कंधे पे जर्क क्यों मिलता है? क्यों मिलता है? थर्ड लॉ की वजह से। या फिर रॉकेट का मूवमेंट किसकी वजह से? तो आप बताओगे थर्ड लॉ की वजह से, न्यूटन के तीसरे लॉ की वजह से। ठीक, अब इसके बाद दोस्तों दो और चीजें हैं वो भी हम पढ़ ही लेते हैं। दो चीजें हैं आपके, देखिए दोस्तों, फोर्स मैंने बताया ना अभी आपको, फोर्स क्या है? फोर्स तभी आपका एग्जिस्ट करेगा जब आप किसी चीज को मूव करते हो, तो आपका क्या है? वो फोर्स है। दो फोर्स होते हैं, एक आपका सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और एक आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं दोस्तों? सेंट्रीपिटल फोर्स आपका सर्कुलर मोशन के लिए। आपको अगर गोल इसमें चलना है तो इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए क्या एक्ट होता है? इसके लिए जो फोर्स एक्ट होता है दोस्तों टूवर्ड्स द सेंटर, वो आपका होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका हिंदी में नाम होता है अभिकेंद्रीय बल। क्या नाम होता है? अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स का। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल का नाम है दोस्तों अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल,
तो बस आप यहाँ से क्योंकि दो प्रश्न आते हैं बहुत बार आए एग्जाम में, इसलिए बता रही हूँ। एक, सेंट्रीपिटल फोर्स दोस्तों क्या होता है? सर्कुलर मोशन के लिए। आप किसी भी, जैसे मान लीजिए ये क्या कहते हैं, आपका रिक्शे का पहिया है, साइकिल का पहिया, उन सब में क्या लगता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। किसी भी चीज को सर्कुलर मोशन करना होगा, वहां पे तुरंत क्या आएगा? सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा, अभिकेंद्रीय बल आ जाएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? ये आपका इसी का ऑपोजिट होता है। जैसे मैंने इसको बताया ना, सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द आपका सेंटर जा रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर जाएगा। बाहर की तरफ जो फोर्स लगता है वो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दो उदाहरण हैं जो बहुत बार परीक्षाओं में आए हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ जरूर बताऊंगी। एक उदाहरण है वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलते हैं, घूम के मशीन होती है ना, कपड़े धुलती है, वो किसका उदाहरण है? वो दोस्तों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण क्या है? वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलना। देखिए आपने पेपर दिया होगा, नहीं दिया होगा तो पेपर में यही आता है। ये नहीं पूछेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, वो उदाहरण से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मशीन में, वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलते हैं, गोल घूमता है, वो किसकी वजह से, किस फोर्स की वजह से? आप बताओगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, या फिर अपकेंद्रीय बल की वजह से। या फिर दोस्तों क्या होता है? क्रीम का सेपरेशन, यानी कि मलाई को जो आप निकालते हो ना ऐसे ऐसे करके, तो मलाई निकल जाती है, वो भी क्या है? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का उदाहरण है। हमने इतनी चीजें पढ़ ली। अब फ्रिक्शन फोर्स, वर्क, ऊर्जा, ये सब रह रहा है, इसे हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट में कोई भी क्वेरी हो पूछिएगा, और क्लास अच्छी लगे तो भी हमें पॉजिटिव कमेंट दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मैं पढ़ा रही हूँ तो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अच्छी चीजें आप तक पहुंच रही है। ठीक है, जल्दी जल्दी कोर्स खत्म करके हम लोग जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस सेट भी जो होंगे वो डेली स्टार्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।